हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग कई सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन भी आ जाता है, तो वो सब लगेगा यहाँ पे भी काम में आएगा। तो आज हम लोग नया जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है वर्क, पहला टॉपिक है वर्क। इसका डेफिनेशन पहले से ही तुम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, मतलब वो अपने प्लेस से हट जाए, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हो गया है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन को अच्छे से समझना पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो उसको बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है जिसको कैपिटल F फोर्स में खींचा जा रहा है। इधर इसको खींच रहा है कोई, लेकिन जो फोर्स है वो मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, मतलब कुछ एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद ये जो बॉडी था, बॉडी यहाँ पे चला गया। मान लेते कि जो बॉडी है वो इधर चला गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते कि S डिस्टेंस दूरी पे वो चला गया। फोर्स लगाने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो यहाँ पे वर्क डन निकलना है। वर्क डन का मतलब क्या होता है, तो वर्क डन जो हुआ है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स मतलब वर्क डन ऐसा चीज़ है कि आपको फोर्स भी अप्लाई करना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकलना है। अगर हम लोग एक पत्थर को हम लोग हटाना है तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो लोग क्या कहेंगे कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। काम करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो इधर हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में पूरा फोर्स काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। फोर्स तो इधर लग रहा है ना। जब फोर्स बीचों बीच में लग रहा है मतलब उसका इधर भी कुछ पार्ट है, इधर भी कुछ पार्ट है। अगर पूरा फोर्स इधर रहता तो अलग बात था, लेकिन इधर है मतलब कुछ इधर है कुछ इधर है। इसको अगर हम लोग कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर का प्रॉपर्टी है, तो इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक, इधर कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा, और इधर आ जाएगा। अब इसको मत देखो, जब इसको डिवाइड कर दियो तो हम लोग इसको क्या क्यों देखें। अगर तुम 5 लिखो, ठीक है, या फिर 2+3 लिखो, तो हम लोग 2+3 लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का क्या मतलब है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि वो था। अब मेरा पास दो फोर्स है, एक इधर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किधर हुआ, F cos थीटा की वजह से हुआ कि नहीं हुआ, F sin थीटा की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, वो तो इसी लेवल में है, वो तो ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S, ये होता है वर्क डन। इसीलिए वर्क डन का क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर फोर्स का कितना पार्ट है इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। आप देखिए ये वाला रिलेशन देखो, F S cos थीटा, मतलब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट एस वेक्टर, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि A डॉट B करने से क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक ना। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पूछेगा कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क डन क्या क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर है। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में क्या आता है, स्केलर आता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, W मिलेगा। तो W क्या है, स्केलर है। ठीक है, सो W क्या है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, इसे याद रखना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर वे में करना होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स मतलब क्या है? वेरिएबल फोर्स मतलब जो फोर्स क्या हो रहा है वो हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग एक बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे और उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे F। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? S डिस्प्लेसमेंट में। तो ए बॉडी को यहाँ से फोर्स लगा के हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, लेकिन अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे? वर्क डन मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम बैठा देंगे S, तो फोर्स की जगह क्या बैठाएंगे? क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है, यहाँ पे अलग रहा है, जब यहाँ पे था उसमें अलग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अलग लग रहा है, मतलब हम लोग एक ही फोर्स नहीं लगा रहे, कभी जोर से खींच रहे उसको, कभी स्लो खींच रहे, कभी ज़्यादा कर रहे, हर जगह पे फोर्स चेंज हो रहा है। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पे कहाँ क्या बैठाएंगे? कुछ भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि फोर्स का कुछ वैल्यू है ही नहीं, हर वक्त चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इतना छोटा 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 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखो हर एक पॉइंट में फोर्स बदल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर एस को इतना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि ये छोटा पार्ट में वेरिएशन नहीं हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। ये पार्ट इतना छोटा है कि फोर्स का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना छोटा पार्ट में उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ही छोटा पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या है? इसमें वर्क डन निकालेंगे। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे फोर्स F1 डॉट S1 ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स F1 और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? S1। ठीक है, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? S2। यहाँ पे लगने वाला फोर्स चेंज हो गया अलग, F2 डॉट S2। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? सबको समेशन कर देंगे। तो इसको I कर देंगे, इसको I कर देंगे, इसको समेशन कर देंगे। माने क्या करना पड़ेगा? हर एक अलग अलग जगह पे लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद सम करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सम करते हैं कॉन्टिन्यूसली तो वो क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट बैठाना होगा, मतलब कहाँ से हम स्टार्ट किए, मान लेते हैं x=2 है, x=8 में गया, तो यहाँ पे x=2 to 8 लिमिट बैठाना होगा। इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? वो समेशन ही है, कॉन्टिन्यूस समेशंस। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट समेशन है, डिस्क्रीट, ये है कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? जब भी कुछ वेरिएबल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यही ट्रीटमेंट करेंगे। उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि if a force is variable then we divide the displacement into very small displacements and find work done for each section and then take summation to get the total work done. And for continuous case we take the integration under suitable limit. So this is the work done by the variable force. Force dot ds vector integration 1 to a to b, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से जहाँ हम लोग जा रहे हैं वही। अच्छा, अगर हम लोग ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, अगर ग्राफिकली हम लोग करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ग्राफ होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे फोर्स प्लॉट करेंगे और यहाँ पे ऐसा ग्राफ मिल रहा है, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ से वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग जो मैथमेटिकल टूल जो चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे वहाँ पे हम बोला था कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग एल्जेब्रिकली तो कर सकते हैं, कई सारा फॉर्मूला है, पावर बढ़ जाता है, पावर घट जाता है, वो कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली भी उसका अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली अगर दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे और डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, लेकिन ग्राफिकली क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व, और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो क्योंकि हम लोग फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, ठीक है ना, तो वो जो मतलब ग्राफ है उसका अंडर में अगर एरिया ले लेंगे, उसके अंडर में ये जो एरिया है ए ले लेंगे, तो वो हम लोग का क्या देगा? वर्क डन देगा। ओके, सो फोर्स को इंटीग्रेट करने से वर्क डन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने से क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वर्क डन हम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लेते कि एनर्जी, पहले जान लेते कि एनर्जी क्या होता है। जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? देखो, जिसका एनर्जी होता है जनरल रियल लाइफ में क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा काम कर सकता है। तो जिसका काम करने का एबिलिटी जितना ज़्यादा है,
हम लोग बोलेंगे कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और हम लोग बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में अगर मोशन में है तो वो बॉडी का काम करने का जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोशन के वजह से किसी बॉडी में जितना एनर्जी आता है, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोशन के वजह से वो बॉडी जितना काम कर सकता है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के वजह से उसके अंदर जो एबिलिटी आता है काम करने का वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है, हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो उसे मतलब डिराइव कैसे किया जाता है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है जो कि v वेलोसिटी में जा रहा था, मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी था? हाफ mv² एनर्जी था, बहुत एनर्जी है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एनर्जी जीरो करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से काम करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? किसी का एनर्जी बढ़ाने के लिए या फिर उसका एनर्जी घटाने के लिए बाहर से कुछ फोर्स लगा के कुछ काम करना पड़ेगा। एक्चुअली काम करना मतलब क्या होता है? काम करना मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। जो काम करता है, रियल लाइफ में सोचो, उतना हार्ड नहीं, सिंपल करके सोचो। जो काम करता है उसका क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? गिर जाता है, घट जाता है। और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। हम लोग एक बॉल ऐसे फेंक रहे हैं तो मेरा एनर्जी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, लेकिन बॉल की एनर्जी मिल गया। क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी। वो जो बॉल जा रहा है उसका एनर्जी कौन दिया? मैंने दिया। कैसे दिया? काम करके। काम करने से क्या होता? मेरा एनर्जी लॉस होता। वो एनर्जी कहाँ पे गया? उसमें गया। तो काम करने से क्या होता है? एक बॉडी से दूसरा बॉडी में एनर्जी आ जाता है। देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। ठीक है, कहाँ किसी पे एनर्जी आ गया मतलब वो नहीं आया, वो दूसरे जगह में ख़त्म हो गया इसीलिए वहाँ पे आया। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एनर्जी आ गया लेकिन वो दूसरी जगह पे ख़त्म नहीं हुआ। टोटल एनर्जी सेम है। तो कहाँ पे था? जो काम करता है उसका एनर्जी क्या हो जाए? घट जाता है, और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं तो मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है लेकिन साइकिल को काइनेटिक एनर्जी मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है बाई मीन्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब देखो इसमें एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा है, हाफ mv² है। उसको क्या करना है? जीरो करना है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या करना है? घटा के जीरो करना है। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। उसके डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर उसके ऑपोजिट में? ऑब्वियसली ऑपोजिट में। किसी बॉल को रोकना है तो उसका ऑपोजिट में, मोशन के ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। तो मोशन के ऑपोजिट हम लोग एक फोर्स लगाएं जो कि ऑपोजिंग फोर्स है, वो क्या करेगा? रिटार्डेशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2s। v² मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, u² मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी v, 2a, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? v² का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 2as। एक इक्वेशन निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये दोनों को कन्फ्यूज़ मत करना। ये मतलब क्या है? ये जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। क्या होता है? इसको यू की जगह हम v डाल देते हैं, फिर v की जगह वो, ऐसे नहीं। मेरा मानना है कि इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखना है? देखो, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? v था, फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, बस अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो v² इक्वल टू 2as हो गया। अब देखो, अब जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? बोलो, वर्क डन बाय F, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना वर्क डन कर रहा है? वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। मतलब बाहर वाला जो फोर्स है उसके ऑपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 cos पाई, पाई मतलब 180, 180 cos 180 क्या होता है? -1। सो -1 लिख दिए। ठीक है, तो अगर F और S जो है, F का मतलब हम लोग क्या डाल सकते हैं? F इज इक्वल टू ma डाल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, तो हम लोग ma डाल देते हैं। ठीक है, -ma डालना पड़ेगा। क्यों -ma डालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है। इज इक्वल टू F इक्वल टू -ma, ये डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया MAS। AS का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं। क्या बैठा सकते हैं?
इंटू ए एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू। सो वी स्क्वायर बाई टू, मतलब इतना काम करना पड़ेगा। मतलब वी वेलोसिटी में जाने वाला बॉल को अगर हम लोग रोकना चाहते हैं, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो करना चाहते हैं, तो बाहर से इतना काम करना पड़ेगा, उसका अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यही तो काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इसमें कितना एनर्जी था हम लोग को मालूम नहीं, वही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो बाहर से उसको रोकने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही उसकी एनर्जी है। इसके देखो, इसको सिंपल करके समझते हैं। इस बॉडी में कितना चार्ज है हम लोग को पता नहीं, लेकिन ये बॉडी में कितना चार्ज है, मान लेते हैं कुछ चार्ज है यहाँ पे, सिंपल करके हम लोग समझते हैं। इसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमको मालूम है। कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बाहर से अगर -30 चार्ज इसको देंगे और उसके बाद ये इसका चार्ज जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे +30 था। ठीक है, मतलब बाहर से -30 चार्ज देने के बाद इसे ये न्यूट्रल हो गया। इससे क्या पता चलता है, जरूर वो 30 था इसीलिए -30 देने से न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे कितना एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, वो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन बाहर से उसके अगेंस्ट इतना काम करने से, इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया, मतलब उसको नेगेटिव दिया, मतलब उसको एनर्जी न्यूट्रल किया, तो बाहर से इतना नेगेटिव काम करने के बाद वो ज़ीरो हो गया। मतलब उसके अंदर इतना एनर्जी था, इसीलिए बाहर से इतना ऑपोजिट एनर्जी देना पड़ा, तभी वो जाकर जीरो बना। एक नंबर है, कुछ नंबर है x, उसके साथ कितना सब्सट्रैक्ट 30 सब्सट्रैक्ट किया तो जीरो आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। इसी तरह इसमें कितना एनर्जी था हम लोगों को पता नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट इतना काम करने से वो जीरो हो गया, मतलब इसका एनर्जी कितना था, इतना ही था। समझ में आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, हाफ mv²। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इक्वल्स टू हाफ mv²। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन, हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द बॉडी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नया थ्योरम के बारे में बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मतलब वर्क डन और एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ओके, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। या फिर सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, मतलब क्या, वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ बॉडी भी हो सकता है। हमेशा सिंगल बॉडी, एक भी बॉडी रहेगा इसका मतलब नहीं है, वो 4-5 बॉडी भी मिला के एक सिस्टम बन सकता है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में अगर बोले कि किसी बॉडी में जितना काम बाहर से होगा, टोटल सब मिला के, सब फोर्स मिला के, सब फोर्स मतलब सब फोर्स मिला के उसके ऊपर जितना काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, वर्क डन W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव करेंगे, सिंपल, हम लोग पकड़ लेंगे कि हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि u वेलोसिटी में जा रहा है। बाहर से फोर्स लगाने से इसका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि v हो गया। कितना दूर डिस्टेंस जाने के बाद, s डिस्टेंस जाने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ गया। बढ़ना ही चाहिए, बाहर से फोर्स लग रहा है। बाहर से क्या लग रहा है, बाहर से लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन जो है वो है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है इधर और जा भी रहा है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो फोर्स s cos 0, a डॉट बी, ए बी cos थीटा, cos 0 मतलब 1, तो f इंटू एस। तो यहाँ पे f की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, m a s लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो a है, a इंटू एस है, वो तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं ना कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s लिखते हैं, वो बच्चे लिखते हैं, लेकिन अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या करना पे, ऐसा नोटेशन यूज़ करना है जहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। अपने हिसाब से चेंज कर लो, सब कुछ जो बुक में दिया है वही लिखना है, ये कोई बात नहीं।
समझ लो, जो भी लिखना है समझ के लिखना है। तो v(f)² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as लिख सकते हैं। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, v² हो रहा है। इनिशियल कितना था, u²। एक्सेलरेशन हो रहा है या डिसेलेरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 2as। यहाँ पे देखो as आ जाएगा कितना बोलो, v² माइनस u² बाई 2 आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, as का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखोmas मतलब v² माइनस u² बाई 2। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ एम v² माइनस हाफ एम u²। ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पहले वेलोसिटी u था तो उसके एनर्जी हाफ एम v², उसके बाद वेलोसिटी हो गया v तो हाफ एम v²। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा के मतलब वर्क डन बाय द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है लेकिन ये जनरल इक्वेशन है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, ये याद रखना है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक इसको याद रखना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस मीन्स इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वॉट एवर द फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, you must take the work done by all the forces and that is equals to change in kinetic energy of the body. And for a system of bodies, it is the change in kinetic energy of the system. Okay, so this is work energy theorem and its proof. अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए इसको प्रूव करेंगे। ये प्रूफ क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड प्रूफ क्या करेंगे, फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम v² होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dk बाई dt, dt ऑफ k, मतलब दाएं तरफ भी dt लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हाफ एम तो बाहर निकल जाएगा, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे लग जाएगा dt ऑफ v²। हम लोग डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, यहाँ पे t है क्या, नहीं है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग v के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे बोलो, डिफरेंशिएट जब मैथ में पढ़ोगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, dv ऑफ v², ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पे लिख सकते हैं dv बाई dt। देखो यहाँ पे एक dv डाल दिया तो यहाँ पे dv एक्स्ट्रा हो गया तो कट जाएगा, मतलब यही रहना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हम लोग और dt यहाँ पे डाल दिया। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, हाफ एम, ये क्या हो जाएगा 2v, यहाँ पे हो जाएगा dv dt, होगा कि नहीं होगा, अच्छे से देखना। अब देखो ये जो हाफ 2 कट जाएगा, m इंटू वी, dv dt मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशंस, तो m v इंटू ए हो गया, तो ये हो गया। और m की जगह क्या डाल सकते हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी, m है मतलब फोर्स, वेलोसिटी मतलब क्या, dx बाई dt, ds बाई dt लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मतलब लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें क्या करना है, इधर क्या है dk बाई dt और उधर क्या है एफ डी एस बाई डी टी, डी कट जाएगा तो क्या होगा, डी के इज इक्वल टू एफ डी एस। समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, क्योंकि हमको वहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे करते हैं। तो बाएं तरफ है डी के, दाएं तरफ है एफ डी एस, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे अंडर सुटेबल लिमिट। सुटेबल लिमिट मतलब सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसको भी क्या करना है, के आई से के एफ तक कर देना है, मतलब के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, सिर्फ के आएगा, उसके ऊपर लिमिट बैठाएंगे, एक बैठाएंगे के एफ, नीचे बैठाएंगे के आई, और इसको जैसे है वैसे लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अंडर सुटेबल लिमिट, ये क्या है, वर्क डन है, तो लिख सकते हैं वर्क डन, डब्ल्यू लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट बैठाएंगे के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये हो गया डेल्टा के। चेंज ऑफ एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डब्ल्यू। अच्छा एक वाला स्टेप समझ में आया, डी के इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स करने से क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग एक्स डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू,
एक्स क्यूब डी एक्स करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4/4। अगर हम लोग सिंपल डी एक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक्स टू दी पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/1 मतलब एक्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डी के इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्या आएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए है। इसको अगर हम लोग को बोला जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बोल दिया जाएगा कि वेरिएबल फोर्स के लिए करो तो ये करना जरूरी है। एक्चुअली मेरा सजेशन है ये करना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन को अप्लाई करके ही करना चाहिए कैलकुलस में, क्योंकि हम लोग 11 में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये वाला चीज़ जो है वो 9-10 में ठीक है, लेकिन इसमें 11 के लिए ये वाला चीज़ करना चाहिए। इसका कई सारा एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे एक बात चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो W है ना वो W टोटल है, इसको कभी न मत भूलना, ठीक है। W टोटल इक्वल्स टू डेल्टा के, इसको याद रखना है। इसको देख लो ठीक से। वर्क डन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय दिस माइनस आई हैट प्लस 2 जे हैट प्लस 3 के हैट इतना न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी बाय डिस्टेंस 4 मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस। बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स ये है, बॉडी को वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 4 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फोर्स जो वेक्टर है वो हम लोग लिख लेते हैं। फोर्स वेक्टर कितना है यहाँ पे है माइनस आई हैट प्लस 2 जे हैट प्लस 3 के हैट, ये क्या है फोर्स वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वेक्टर वो तो लिखा नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है, किधर हो रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर इक्वल टू 4 जे हैट सॉरी के हैट, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, लिख सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट तो हमको पता है कि इसके साथ इसका जब डॉट करेंगे तो एक ही टर्म सर्वाइव करेगा, ए और ए सब डॉट तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 के डॉट के मतलब 12 होगा आंसर, 12 जूल, ठीक है। इसको मीटर लिख देते हैं बाहर, 12 जूल इसका वर्क डन होगा, वेरी सिंपल, ओके। डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वही, वो अलग बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक रिलेशन डिराइव करते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, 12 mv² होता है, और मोमेंटम क्या होता है, m × v होता है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू क्या है 12 m वेलोसिटी स्क्वायर, मोमेंटम क्या है m × v, मोमेंटम का सिंबल p होता है, काइनेटिक एनर्जी के सिंबल होता है k, और पोटेंशियल एनर्जी के u होता है, वेलोसिटी को v। अब देखो k और p में रिलेशन लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके अंदर a क्या है, k और v का रिलेशन है, p और v का रिलेशन है, मतलब v को हटाना है। तो यहाँ पे हम लोग v इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा v इक्वल टू p/m लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 ही है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, अगर हम लोग 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 m v² मतलब p²/m², क्या हो जाएगा p²/2m, ठीक है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, p² = 2m k और p = √2m k, ओके। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, अलग तरीके से हम लोग लिखा है, लेकिन चीज़ एक ही है, k = p²/2m और p = 2m k। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का कोई बात नहीं है, वेलोसिटी हम लोग को नहीं लगेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसके रिलेटेड कई सारा प्रॉब्लम जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसका रिलेटेड 2 एक प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम में 100% चेंज आए, मोमेंटम का जो चेंज है वो 100% है, मतलब उसको 100% बढ़ा दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोमेंटम के साथ रिलेटेड होता है इन दिस वे। तो मोमेंटम में अगर बदलाव आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, लेकिन मोमेंटम में जो परसेंटेज चेंज है
परसेंट में दिया हुआ है वो हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग को मालूम करना कि के में कितना चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज कोई भी हो सकता है। चेंज जब हम लोग चेंज लिख रहे हैं तो हमेशा हम क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम लोग को पता होगा कि वो डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कुछ पता नहीं तो हम लोग डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो चेंज बाय इनिशियल इनटू, और हम लोग इसको ओरिजिनल भी कर सकते हैं, ओरिजिनल चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100%, इतना परसेंट। समझ में आया? जैसे कि हम लोग क्या होता है, एक चीज़ को हम लोग 10 रुपीज़ में खरीदा और 12 रुपीज़ में उसको बेचा, कॉस्ट प्राइस ए सेल प्राइस, तो इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो हम लोग क्या पहले तो चेंज निकालते हैं। चेंज कितना? 2। तो चेंज 2, इनिशियल वैल्यू क्या? 10, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 मतलब 20%, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो है चेंज मतलब उसका मतलब उसके कितना चेंज आया डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियली उसका वैल्यू कितना था इंटू 100। इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बोला गया है कि मोमेंटम में 100% बदलाव आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो Pf है फाइनल मोमेंटम है, हम लोग P1 P2 भी लिख सकते हैं। P1 मतलब इनिशियल, P2 मतलब फाइनल, लेकिन हम लोग I और F सफिक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो Pf जो है वो क्या है? Pf बराबर क्या होगा? Pi तो था ही, Pi का 100% इंक्रीज हो गया। Pi का 100% कितना? Pi इंटू 100%, 100% मतलब 100/100। समझ में आया? 30% मतलब 30/100, 100% मतलब 100/100। तो Pf क्या था? फाइनल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू तो Pi तो था ही, उसके साथ Pi का 100% इंक्रीज हो गया। तो पहले था इतना और इतना इंक्रीज हुआ तो हुआ कितना? इतना। तो क्या हो जाएगा? Pi प्लस Pi तो कट जाएगा 2Pi। तो यहाँ पे Pf बाई Pi का वैल्यू क्या निकला? तो इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे देते हैं, इसको बाद में काम पे लगाएंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए K में कितना बदलाव आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं बोलो? मतलब डेल्टा K मतलब चेंज कितना हुआ? Kf माइनस Ki। इनिशियल कितना था? Ki इंटू 100 लिख सकते हैं, डेल्टा K बाई Ki इंटू 100। तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, Kf बाई Ki माइनस 1 इंटू 100। इसको ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, Kf बाई Ki माइनस 1। अब Kf की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? K का फॉर्मूला क्या है बोलो? K का फॉर्मूला p²/2m है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Pf²/2m। m तो नहीं चेंज आ रहा है ना, मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Pf²/2m बाई Pi²/2m माइनस 1 इंटू 100। 2m 2m कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा? अल्टीमेटली जो निकलेगा, यहाँ से करते हैं, Pf² बाई Pi² माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, इधर आ गया। तो Pf और Pi उसका रेशियो है स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। Pf बाई Pi कितना है? उसका वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, 2। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 1 कितना होगा? 300%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आएगा? 300%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज जो है वो उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है तो मोमेंटम में कितना बदलाव आएगा, वो हो सकता है। कई तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, इसको ठीक से देख लो। परसेंटेज चेंज जो है, ये जो परसेंटेज चेंज को हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि चेंज बाय इनिशियल 100, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, वो कुछ भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ का परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है डेल्टा ऑफ दैट थिंग बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। एरो कैलकुलेशन में भी तो हम लोग कर चुके हैं कि परसेंटेज क्या होता है? चेंज डेल्टा एल बाई एल में कितना एरर आ रहा है? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, मतलब इनिशियल वैल्यू नीचे और यहाँ पर चेंज बाई इनिशियल इंटू 100 ऐसे होता है। तो वो हर जगह पे वैलिड है, सिर्फ एक जगह पे वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, वही तो एक ही तरह का प्रॉब्लम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज बाय 19%, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा?
वही मतलब उसका उल्टा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो गया, 19% डिक्रीज हो गया। तो पहले कितना था, के आई था, उसके बाद के आई का 19% डिक्रीज हो गया। समझ में आया, के आई का 19% डिक्रीज हो गया, पहले इतना था इतना डिक्रीज हो गया, तो हुआ कितना, इतना, वो है फाइनल वैल्यू। तो वो क्या होगा, के आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 81/100। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, समझ लेना। तो यहाँ पे के एफ बाई के आई जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 81/100। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक बात समझना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम में क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को निकालना है पी एफ बाई पी आई बाई पी आई इंटू 100। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये जो पी आई ये निकालना है, अगर हम लोग पी एफ और पी आई लिख रहे हैं, चेंज बाय ओरिजिनल लिख रहे हैं, मतलब हम लोग साइन के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव साइन आएगा तो हम लोग समझ में आ जाए कि वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखो इसको क्या लिखना है, पी एफ बाई पी आई माइनस 1 इंटू 100। अब p का क्या फॉर्मूला है, p इज इक्वल टू √2m के, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2m के एफ बाई √2m के आई माइनस 1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं √के एफ बाई के आई माइनस 1 इंटू 100। के एफ और के आई का रेशियो तो हम लोग को मालूम है, पहले से ही मालूम है, ठीक है ना। क्या है, के बाई 81/100, तो 81/100 उसका रूट माइनस 1 इंटू 100। इसको रूट करने से क्या होगा, 9/10 माइनस 1 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, -1/10 इंटू 100, मतलब -10%। ये माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को पता है कि डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ लिख देंगे पी एफ माइनस पी आई, चेंज बाय ओरिजिनल। साइन नेगेटिव आया तो हम लोग जान जाएंगे कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज बाय 10%। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में 19% बदलाव आए, वो डिक्रीज हो गया, तो मोमेंटम क्या होगा, वो 10% डिक्रीज हो जाएगा।